Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 11 of class 12th geography and the name of chapter is international trade. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भारत अपने पड़ोसी देशों या जिन भी देशों के साथ भारत अपना व्यापार करता है वो किन जरियों के द्वारा करता है, या वो कौन से हमने सी रूट्स बनाए हैं या पोर्ट्स बनाए हैं या रोड्स का डेवलपमेंट किया है जिसके जरिए हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. India's contribution in the world trade is as low as 1% of the total volume, yet it plays an important role in the world economy. देखिए दुनिया भर के जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें हमारा अभी परसेंटेज कम है, 1% के आसपास है टोटल वॉल्यूम में जो इतना भी दुनिया में व्यापार होता है. पर अब भी हम एक इम्पोर्टेंट महत्वता इसके बीच में रखते हैं. इन 1950 या आप एशिया में देख लो, एशिया में हम चाइना के बाद सबसे बड़े पॉपुलेशन, दुनिया में हम सबसे बड़े हैं चाइना के बाद पॉपुलेशन के टर्म में, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर तो हम कहीं ना कहीं हैं ही व्यापार में. और फिर हम WTO के मेंबर भी हैं और एक अच्छे मेंबर हैं, उसकी गाइडलाइंस को सही से फॉलो करते हैं. इन 1950-51 इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड वाज वर्थ रुपीज 1214 करोड़ विच इज इंक्रीज टू 44,29,762 करोड़ इन 2016 एंड 17. 1950 में हमारा विदेशी व्यापार 1214 करोड़ का था और 2016-17 में 44,29,762 करोड़ का था. The reason for this sharp rise in the trade such as the momentum picked up by द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं 1950 के बाद से ही अगर आप देखेंगे हमने सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से 61 में चलाया था उसमें हमने फुल फोकस इंडस्ट्रीज पे किया. या आप 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी देख लो, उसमें भी हमने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी. या फिर आप 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देख लो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो भी तो हमने इंडस्ट्रीज के लिए किया था. तो या फिर हम WTO के मेंबर बने. इस सब के जरिए हमारा एक्सपोर्ट या विदेशी व्यापार क्या हुआ है, बढ़ा है. पिक्ड अप बाय एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द लिबरल पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अपनाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे. उसमें क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो हमने लिबरल किया फर्म्स को. गवर्नमेंट एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, और हमने अपने मार्केट को भी डाइवर्सिफाई किया. सेंट्रल प्लान मार्केट से हमने किसकी तरफ शिफ्ट किया अपने मार्केट को, कैपिटलिस्ट मार्केट की तरफ. द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स, और पिछले अगर आप कुछ सालों में देखोगे तो हमारा विदेशी व्यापार भी क्या हुआ है, बदला है. बट द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट कंटिन्यू टू बी हायर देन दैट एक्सपोर्ट. अब आप देखो इंपोर्ट हमारे देश में ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से कम होता है. अगर हम 2004-05 की बात करें, एक्सपोर्ट था 3,75,340 करोड़ का और इंपोर्ट था 5,01,065 करोड़ का. माइनस में था ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस में, डेफिशिएट में था. और अगर 2016-17 में देखोगे आप, हमने 18,52,340 करोड़ का एक्सपोर्ट किया. ये करोड़ में है डाटा सारा. और 25,77,422 करोड़ का इंपोर्ट किया. यहाँ पे भी हमारा ट्रेड डेफिसिट 7,25,000 करोड़ का है लगभग. अब आप कहोगे कि इससे नेगेटिव में होने से क्या होता है. देखो जब एक देश का ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में चलता है तो उस देश के अंदर क्या होता है, बाहर का माल ज्यादा आता है, देश के इंटरनल माल बिकता नहीं, बेरोजगार होते हैं. जैसे हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, 2004 तक हम सरप्लस में थे चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस में, पर अब हम कंटिन्यूअसली डेफिशिएट में हैं उसके साथ, क्योंकि वहां से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है यहाँ पे और एक्सपोर्ट कम है. तो अब देखो जब हम किसी देश के साथ इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारे देश में से विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा ज्यादा जाएगा उस देश से. तो वो देश तरक्की करेगा और हमारा देश थोड़ा सा इस मामले में डेवलपमेंट कम होगा और हमारे देश के लोग अनएम्प्लॉयड भी होंगे क्योंकि उसका माल हमारे देश में आके बिक रहा होगा. तो ये इसके ट्रेड बैलेंस डेफिशिएट होने में नुकसान है देश को. Changing pattern of composition of India's export. The composition of commodities in India's international trade has been changing over the years. और साल दर साल हमारा कंपोजिशन भी ट्रेड का अलग अलग हो रहा है. कंपोजिशन का मतलब होता है कि किन किन चीजों का हम आयात निर्यात कर रहे हैं.
द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट हैज डिक्रीज, जो खेती से जुड़े हुए उत्पादन होता है उसका एक्सपोर्ट क्या हुआ है या इंपोर्ट क्या हुआ है, घटा है। और पेट्रोल और क्रूड ऑयल का आप जानते हैं हमने इंपोर्ट बढ़ाया है अपने देश में, ठीक है ना। द शेयर ऑफ ओर, कच्ची धातु, मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैव लार्जली रिमेन्ड कांस्टेंट, और ये तो लगभग कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। 2009-10 या 2010-11 एंड 2015-16 टू 2016-17 लगभग इन ईयर्स में डाटा सेम ही था, जो इतना भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट था। द डिक्रीज इन द ट्रेडिशनल आइटम सच एज कॉफी, कैश्यू, ईटीसी ड्यू टू द टफ इंटरनेशनल कंपटीशन, ये हमारे यहाँ घटा है क्योंकि इंटरनेशनल आइटम्स भी बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, दुनिया भर के देश सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब लगभग सभी इकोनॉमी अपने आप को ओपन इकोनॉमी बना रही है ताकि फॉरेन रिजर्व अर्न कर सके। तो अगर हम बेचेंगे, उधर से पाकिस्तान बेचता है अपना कैशू नट और अफगानिस्तान से भी बढ़िया आता है, तो कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर क्वालिटीज भी आ जाता है एक फैक्टर, और एक फैक्टर कॉस्ट भी होता है, तो उसके वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता घटता रहता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलोन अकाउंटेड फॉर 73.6% इंडियाज टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जितना भी भारत का एक्सपोर्ट होता है जितने भी परसेंट, उसका 73.6% हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। तो ये अच्छी चीज है। पर यहाँ पे अगर हम देखें एक बात, हमारी पॉपुलेशन 48.9% डायरेक्टली और 66% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। पर जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहां पे से सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन एन इम्पोर्टेंट ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट, और जो हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट है उसमें इंजीनियरिंग सामान, मशीनें, ये सब चीजों की एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। चाइना एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज आर आवर मेजर कंपिटिटर्स, और आप चाइना को तो जानते ही है, चाइना डंपिंग करता है दुनिया भर के बाजारों में अपना माल। डंपिंग होता है कि मतलब उस देश में इतने सस्ते रेट पे अपना माल बेच देना या भर देना बाजार में, ताकि उसी के देश का माल बिके, मतलब जिस चाइना का माल बिके और देश का ना बिके, उस देश का जिस देश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि चाइना डंप करता है दुनिया भर के बाजारों में अपना माल सस्ते रेट पे, और अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट भी करता है, जानबूझ के उसकी वैल्यूज को क्या करता है, कम करता है, ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट उसका घटे। चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट, वो था एक्सपोर्ट का, अब हम इंपोर्ट की बात करेंगे। इंडिया फेस्ड सीरियस फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1950s और 60s में। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे कमी थी फूड की, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी आप जानते हैं किस पे थी, लगभग अमेरिका पे थी वीट के लिए भी, और ड्रोट भी आया था इंडिया में इसी दौरान। हालांकि खैर जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था 1950 में, आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन बना, और 51 या 51 में हमने अपना पहला 5 ईयर प्लान चलाया जो पूरी तरह प्राइमरी सेक्टर पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर पे, और 52 में फिर हमें अपने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाई। तो जो 51 से अच्छा देखो टोटल 12 5 ईयर प्लान चले हैं, 2012 से 17 में आखिरी था। पर एक बात याद रखना, अगर आपसे कहीं पे पूछेगी वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें ग्रोथ डबल हुई थी, तो वो पहला 5 ईयर प्लान था जिसमें टारगेटेड ग्रोथ जितनी टारगेट की गई थी उससे डबल हुई थी। पर हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेज थी, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी प्रोडक्शन की, HYV सीड नहीं थे, क्योंकि आप जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन को तो हम 1966 में लेके आए, M स्वामीनाथन, HYV सीड का उपयोग, पर वो भी महंगे थे क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ उत्पादकता कम थी, फर्टिलाइजर्स हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था, और उसको पेस्ट का अटैक जल्दी लगता था, कीड़ा जल्दी लगता था HYV सीड को। तो वो सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारे यहाँ फूड की कमी हो गई थी। और जब हम मेजर आइटम क्या करते थे इंपोर्ट, द मेजर आइटम ऑफ इंपोर्ट एट द टाइम वाज फूड ग्रेन्स, कैपिटल गुड, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। आज तो इंडिया इतना सशक्त है और गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के जरिए हम अपने आप को क्या बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ताकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों से क्या हो जाए, कम हो जाए, हम उन पे निर्भर ना रहें। आफ्टर 1970s फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज डिसकंटिन्यूड, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था 1966 में आप जानते हैं। तो और सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बट द एनर्जी क्राइसिस आ गए, तो अब हमने बिजली भी बनाना था, और पेट्रोल के रेट क्या होने लग गए, उस वक्त बढ़ने लग गए, क्योंकि आप जानते हैं मेजरली हम अपना पेट्रोलियम की जो नीड है 2/3 वो इंपोर्ट ही करते हैं, और हमारा फॉरेन रिजर्व का बहुत बड़ा शेयर इसी को खरीदने में खर्च भी होता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल एंड एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। आप जानते हैं पेट्रोल का उपयोग फ्यूल के रूप में भी होता है और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है।
Import of capital good maintained a steady increase during to the rising demand in the export oriented industrial and domestic sector। तो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ती गई हमारे देश में, क्योंकि मशीनें तो बनती नहीं थी तो हम इंपोर्ट ही करते थे ताकि हम अपने यहाँ प्रोडक्शन कर सके और एक्सपोर्ट कर सके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, या जो भी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स या वो सब चीजें फेमस है उसको हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन रिजर्व कमा सके। अब नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, manufacturers of metal and machines tool were the main items of the capital goods। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को तो ये सब चीजें चाहिए होती हैं। अदर मेजर आइटम ऑफ इंडिया और क्या क्या इंपोर्ट करता था, लेट अस सी। पर्ल्स एंड सेमी प्रीशियस, मूल्यवान जो चीजें थी, स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर, मेटल फेरस ओर्स एंड मेटल स्क्रैप, नॉन फेरस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ईटीसी, ये सब चीजें इंडिया क्या करता था, इनको इंपोर्ट करता था। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का बेसिकली मतलब होता है कि व्यापार हम लगभग किस देश के साथ कर रहे हैं, किस दिशा में हमारा व्यापार हो रहा है। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं दुनिया भर के लगभग सभी देशों के साथ हम अपना व्यापार करते हैं। रीजन वाइज एंड सब रीजन वाइज ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड 2016-17 हैज बीन गिवन इन 11.6 फिगर में, टेबल में नीचे मैंने बनाया है, मैं अभी आपको शो करता हूँ। इंडिया एम्स टू डबल इट्स शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर। और भारत सरकार अपना ये टारगेट बना रही है कि हम व्यापार अपना बढ़ाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया देखो जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा आएगा और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में चलेगा और हमारे देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा और हमारी इंटरनेशनल मार्केट में इमेज भी बनेगी। It has already started adopting suitable measures such as import liberalization, reduction in import duty, delicensing and change from process to product, patent, लाइसेंस लेना, रजिस्ट्री कराना, इस सब प्रक्रिया को भारत सरकार ने आसान बनाया है। और ये तो अगर आप देखोगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 की थी तभी से भारत सरकार की मेन कोशिश ये रही कि हम इंडस्ट्रीज को लिबरलाइज करें ताकि हमारा एक्सपोर्ट क्या हो सके, बढ़ सके और हमारी डिपेंडेंसी विदेशी देशों पे घट सके। क्यों? क्योंकि जब हम गेट के मेंबर बनने लगे थे 1991 में, या जब हमने $7 बिलियन की आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से इनसे डिमांड करी थी, उस टाइम उनकी यही शर्त थी कि आप अपने देश को ओपन इकोनॉमी बनाओ, क्योंकि लगभग हमारा देश 1991 तक क्लोज्ड इकोनॉमी था। हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गवर्नमेंट के अधीन ही सब कुछ होता था लगभग। तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई आप इसको ग्लोबलाइज्ड बनाओ, ओपन इकोनॉमी बनाओ, तो फिर भारत सरकार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी। However, a small portion is also carried through land route to neighboring countries like नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हम लैंड के जरिए भी, आप जानते हैं बॉर्डर मिले हुए हमारे, जमीन के ट्रकों के जरिए भी माल जाता है यहाँ पे। 11.6 डायरेक्शन ऑफ इंडिया ट्रेड, यूरोप के साथ हमारा ट्रेड देख लीजिए आप, ये डाटा दे रखा है करोड़ में। अगर आप देखोगे यूरोप के साथ हमारा ट्रेड कितना था 2010-11 में 3,23,857 करोड़ का और 2016-17 में 4,03,972 करोड़ का था। और अगर एशिया और एशियंस में देखोगे देशों में आप हमारा 10,29,881 करोड़ का था और इधर हमारा 2016-17 में कितना था 15,44,520 करोड़ का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हमारा इंपोर्ट ट्रेड जो होता था। सी रूट्स एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब व्यापार का तो देखो एक मेन जरिया हमारे यहाँ क्या था, सी रूट्स, क्योंकि आप जानते हैं सी रूट्स के जरिए बड़े बड़े जहाज में बल्कि और हैवी सामान को बहुत सस्ती लागत पे ले जाया जा सकता है और लागत कम आती है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले आप जानते हैं सुइज कैनाल बनी थी 1869 में, जो ब्रिटेन से और इंडिया का डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करती थी। पहले वो पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था ना। देखिए मैं आपको चार्ट पे बना के दिखाता हूँ, इसको देखिएगा आप। ये मान लीजिए भारत का दक्षिणी छोर है और ये पूरा अफ्रीका है। तो जो सुइज कैनाल थी उससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनको व्यापार यहाँ से पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था। ये 7,000 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। पर उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट 1869 में यहां से यहां का एक रूट बना लिया। तो अब ये 7,000 किलोमीटर का रास्ता उन्हें कम और कॉस्ट भी कम और जो समुद्र में रिस्क रहता था वो भी कम हो गया उनका। तो ये सबसे पहले एक तरह का आप पोर्ट मान लीजिए यहाँ पे कांदला पोर्ट या मुंबई पोर्ट से आप जो हमारा माल जाना शुरू हुआ। तो हम पोर्ट्स के बारे में इसमें बेसिकली आगे पढ़ेंगे।
इन केस ऑफ द मेजर पोर्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड द पॉलिसी एंड प्ले रेगुलेटरी फंक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छा, एक ऊपर पॉइंट रह गया, एट प्रेजेंट इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट है हमारे पास और 200 माइनर पोर्ट है इंडिया के पास इस वक्त, और इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी हैं। द माइनर पोर्ट्स आर दोज हुज पॉलिसी एंड फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। माइनर पोर्ट्स पे को कौन मैनेज करती है? स्टेट गवर्नमेंट, और मेजर पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट। द ब्रिटिश यूज द पोर्ट्स एज सक्शन पॉइंट टू द रिसोर्सेज फ्रॉम, मैंने आपको बताया यहाँ से संसाधन ले जाते थे सुएज कैनाल के जरिए डायरेक्ट ब्रिटेन, तो उन्होंने हमारे शोषण के लिए इनको उपयोग किया था, पर ये आज भारत के विकास में एक इंपॉर्टेंट योगदान दे रहे हैं दीज पोर्ट्स। पोर्ट को हिंदी में बंदरगाह बोला जाता है। द कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 20 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडलिंग। 1951 में 20 मिलियन टन थी और इस वक्त 2016 में कितनी थी? ये 837 मिलियन टन सामान, हम मतलब कि 2016 में हमने पोर्ट्स के जरिए भेजा था। तो जो पहला पोर्ट जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है कांदला पोर्ट। इट इज सिचुएटेड इन द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, हैज बीन डेवलप्ड एज अ मेजर पोर्ट, और ये मेजर पोर्ट के रूप में है, ठीक है। इट इज आल्सो मेड टू रिड्यूस द, यहाँ पे आप लिख लीजिए मेजर पोर्ट। इट इज आल्सो मेड टू रिड्यूस, और ये किस लिए बनाया गया था? ताकि मुंबई पोर्ट का जो बर्डन है, मुंबई पोर्ट पे जो प्रेशर है वो क्या हो सके? कम हो सके। दी पोर्ट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट ही लगभग किया जा सके, दूसरे देशों से मंगाया जा सके, तो वो माल कांदला पोर्ट पे ही उतारा जा सके, ताकि क्योंकि उस एरिया में मुंबई पोर्ट ही एक था तो उस पे प्रेशर ज्यादा था व्यापार का, तो वो कम हो सके। द ऑफशोर टर्मिनल्स एट वैदीनगर हैज बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर एट कांदला पोर्ट। तो फिर तट से दूर थोड़ा सा टर्मिनल बनाया गया है एक वैदिनोर में, ताकि क्या हो सके? कांदला पोर्ट से प्रेशर कम किया जा सके। मुंबई पोर्ट, देखो, इट इज अ नेचुरल हार्बर एंड द हाईएस्ट बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। ये सब देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। इट इज क्लोज टू द मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, वेयर द मेजर शेयर ऑफ कंट्रीज ओवरसीज ट्रेड इज कैरिड आउट। और इसी पोर्ट से भारत का लगभग बहुत बड़े स्केल में जो व्यापार होता है वो इसी पोर्ट के द्वारा किया जाता है। द पोर्ट इज 20 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 से 10 किलोमीटर वाइड है एंड हैज द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल, भी भारत का सबसे बड़ा यहीं पे ही है। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान कॉन्स्टिट्यूट द मेन हिंटरलैंड, भीतरी प्रदेश ऑफ द मुंबई पोर्ट का लगभग मतलब कि जो व्यापार होता है वो इन राज्यों का ज्यादा कवर अप करता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, लेट अस सी अबाउट दिस पोर्ट। This port at Nhava Sheva was developed as a satellite port to decrease the pressure at the Mumbai port, ताकि मुंबई पोर्ट पे जो व्यापार का बर्डन है वो थोड़ा सा क्या हो सके? कम हो सके। और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया यही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मरमगांव पोर्ट, इट इज सिचुएटेड एट द जौरे स्ट्रे, खाड़ी में, स्ट्रे का मतलब खाड़ी, अ नेचुरल हार्बर, गोवा में है, ठीक है। इट गेन्ड इट्स इंपोर्टेंस ड्यू टू हैंडल आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान, ठीक है। जापान में हम यहाँ से आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं। कर्नाटका, गोवा और साउदर्न महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूट इट्स हिंटरलैंड, और ये इसके इंपोर्टेंट एरियाज आते हैं इन राज्यों से। कोची पोर्ट, केरला, इट इज सिचुएटेड एट द विम्बलडन कायल लेक के पास है, पॉपुलरली नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी एंड अ नेचुरल हार्बर टू। इट इज क्लोज टू द स्विस कोलंबो रूट के भी ये नजदीक है। कोची आप जानते हैं केरला में। न्यू मंगलोर पोर्ट, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट कर्नाटका। इट इज इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और, कर्नाटका आप जानते हैं आयरन के लिए है, तो यहाँ से हम आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं इस पोर्ट के जरिए। इट आल्सो हैंडल्स फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, कॉफी, टी, वुड पल्प, यार्न, ईटीसी, ये सब चीजें भी इस पोर्ट के जरिए व्यापार की जाती हैं। कोलकाता पोर्ट, इट इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। लाइक द मुंबई पोर्ट, दिस पोर्ट वाज आल्सो डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स, के द्वारा ही ये बनाया गया था। द पोर्ट हैज लॉस्ट इट्स इंपोर्टेंस ड्यू टू द डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट टू द अदर पोर्ट सच एज विशाखापट्टनम, पाराद्वीप एंड इट्स सैटेलाइट पोर्ट हल्दिया। अब इस पोर्ट की थोड़ी इंपॉर्टेंस आज के दौर में कम है, क्योंकि और पोर्ट्स पे भी व्यापार को शिफ्ट कर दिया गया है ना, क्योंकि एक ही जगह प्रेशर पड़े सारा वो ठीक नहीं है। इट हिंटरलैंड्स, जैसे कौन कौन सा एरिया को ये कवर करता है? यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। हल्दिया पोर्ट,
इट इज लोकेटेड 105 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर स्थित है। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द ट्रैफिक एट कोलकाता पोर्ट के ट्रैफिक को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया था। इट हैंडल्स बल्क कार्गो लाइक आयरन और कोयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर, जूट प्रोडक्ट, कॉटन एंड कॉटन यार्न। ये सब चीजें इस इलाके से मतलब व्यापार करी जाती है। पाराद्वीप पोर्ट, इट इज सिचुएटेड इन द महानदी डेल्टा अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम कटक से 100 किलोमीटर दूर है, ओडिशा में है कटक। इट इज डीपेस्ट हार्बर, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। स्पेशली सूटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल, जो बड़े जहाज होते हैं वो लगभग इसी पोर्ट्स पे मतलब कि किए जाते हैं, आते हैं या माल भरते हैं अपना या उतारते हैं। इट हैज बीन डेवलप्ड मेनली टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर को, बड़े स्केल में जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट ही बेसिकली, इंपोर्ट तो कम ही मात्रा में, इंपोर्ट तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो सब लगभग करते थे, तो उसके लिए हमने इस पोर्ट को डेवलप किया था। ओडिशा, छत्तीसगढ़, क्योंकि बड़े और हैवी बल्कि आयरन और के जो प्रोडक्ट होंगे वो जाते होंगे तो बड़े जहाज में यहीं से ही जाते थे। ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आर द पार्ट्स ऑफ हिंटरलैंड, और यहाँ के एरिया को ये कवर अप करता था। विशाखापट्टनम पोर्ट, यह आंध्र प्रदेश के अंदर है। लैंड लॉक्ड हार्बर है, कनेक्टेड टू द सी बाय अ चैनल, ठीक है, समुद्र के रास्ते इसको जोड़ा गया है चैन, एक रास्ता बनाकर। इट इज डेवलप्ड फॉर हैंडलिंग आयरन और पेट्रोलियम एंड जनरल कार्गो के लिए ये बनाया गया। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर द मेन हिंटरलैंड फॉर दिस पोर्ट, और ये इलाके ये कवर अप करता है। चेन्नई पोर्ट, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, भारत के ईस्टर्न छोर पर, तटीय छोर पर ये सबसे पुराना मतलब की बंदरगाह है। इट इज एन आर्टिफिशियल हार्बर, जो 1859 में बना था। इट इज नॉट मच सुटेबल फॉर लार्ज शिप के लिए, मतलब कि ये नहीं कवर अप कर सकता, उसके लिए हमारा पाराद्वीप पोर्ट ही बढ़िया है, क्योंकि इसके जो यहाँ पे गहराई है ना वो कम गहरा है, वाटर नियर द कोस्ट, ठीक है, इसलिए बड़े जहाज जनरली यहाँ से नहीं जाते। और ये तमिलनाडु एंड पोंडुचेरी के एरिया को कवर अप करता है। इन्नौर पोर्ट, ये रिसेंटली डेवलप्ड है तमिलनाडु के अंदर और 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड 25 किलोमीटर नॉर्थ में है चेन्नई के। टू डिक्रीज, किस लिए बनाया गया था, ताकि चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को क्या किया जा सके, कम। तुतिकोरिन पोर्ट, ये तमिलनाडु के अंदर है। इट वाज आल्सो डेवलप्ड टू रिलीव, और कंपटीशन में तो ये पोर्ट पूछता भी है कि ये पोर्ट कौन से इलाके में है, कौन से राज्य में है, तो आप ये भी याद रखिएगा। इट वॉज ऑल्सो डेवलप टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए ये भी बनाया गया था। इट डील्स विद अ वेराइटी ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग, क्या क्या यहाँ से जाता है सामान बड़ी मात्रा में, कोयल, साल्ट, फूड ग्रेन, एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट etc। एयरपोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड में, एयर ट्रांसपोर्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द लीस्ट टाइम फॉर कैरेज एंड हैंडलिंग हाई वैल्यू ऑफ पेरिशेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, और हम इसके जरिए क्या भेज सकते हैं, और ये फास्टेस्ट रूट है। और दूसरी बात है कि जो वैल्यूएबल गुड्स हैं वो हम इसके जरिए कम समय में भेज सकते हैं। 25 मेजर एयरपोर्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर फंक्शनिंग कर रहे हैं, जैसे कुछ के नाम यहाँ पे हैं, अहमदाबाद, श्रीनगर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, कोची, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, कन्नूर etc। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ अवर कंट्री। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका आंसर हम दे देंगे। देखिए गाइज, और अगर कहीं पर लिखने में कोई मिस्टेक है या फिर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको एज ए स्टूडेंट ही गेन अप कीजिएगा, और अगर आप करेक्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पर जैसे कई बार क्या होता है कि कह देते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पा रहा है, ये देखिए तुरंत देख के पढ़ना होता है तो जल्दी में कई बार क्या होता है वर्ड गलत प्रोनाउंस हो जाते हैं, पर एज अ लर्नर ही आप चीज़ों को इनटेक कीजिएगा, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहिए हमारी कामना है, और इस देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। और अगर देखिए कोई पॉइंट ऐसा था स्टूडेंट जिसकी वजह से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। बाकी चीज़ें हैं आपकी बुक में लिखी हुई हैं, वही हमने जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है स्टूडेंट। स्वस्थ रहिए, खूब नाम कमाइए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।